बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनहरी यादों के साथ रियाज महमूद हाज़िर खिदमत है। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बटन है साथ उसको दबाना न भूलें, ताकि आइंदा मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंचती रहे। मैंने आपसे पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि क़याम पाकिस्तान के बाद अशफाक साहब और उनका जो ख़ानदान था वो मुक्तसर से लाहौर मुंतकिल हो गया और यहाँ उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना था। एक जला हुआ घर उनको मिला हुआ था और जहाँ वो अपना गुज़र बसर बहुत मुश्किल से किया करते थे। अशफाक साहब जब अपने वाल्टन के रेफ्यूजी कैंप से निकलते तो या तो वो लाहौर की सड़कों पे फिरते रहते, क्योंकि वो बस जो उन्हें वाल्टन से लेके आती थी छुट्टी के औकात में, वो उनको रीगल पे उतारा करती थी और रीगल के पास ही उनकी नानी जुलेखा का घर था। तो कभी वो वहाँ चले जाते और कभी अनारकली, कभी माल रोड पे फिरते रहते। उनको नानी के यहाँ जाते हुए एहसास हुआ कि शायद उन लोगों का इनको लाहौर में आना कुछ पसंद नहीं आया। वो समझ रहे थे कि शायद मुझे गलती लग रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ अरसे के बाद उनकी बातों से, और हर वक्त वो एक तजस्सुस में रहते थे कि क्या कमाया है, क्या खाया है, कहाँ से पैसे आते हैं, वालिद साहब क्या करते हैं, तेरे भाई क्या करते हैं। और उनको एक ख़तरा ये रहता था कि कहीं ये दौलतमंद ना हो जाए। एक दिन अशफाक साहब उनके यहाँ गए तो नानी ने कहा कि ये तुम जले हुए मकान में क्यों रहते हो, कोई दूसरा मकान क्यों नहीं ढूंढ लेते। अशफाक साहब ने कहा बात यह है कि हम मुक्तसर से आए थे तो ये घर अच्छा था, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने मुक्तसर वाले घर से बड़ा कोई घर ले लें तो फिर हमको बाद में कोई मुकदमा बन जाए, किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। तो नानी ने कहा अरे नहीं, मैं जानती हूँ तेरे बाप को, बड़ा चालाक है वो कुछ नहीं होने देता ऐसी बात, वो तो किसी और ही मार पे है। अशफाक साहब को बात बुरी सी लगी। चंद दिन के बाद नानी की बेटी, जिनको आपा फरजाना ये कहा करते थे, वो कह लेंगी तेरी अम्मा के पास वो जो सोने के कंगन थे वो कहाँ हैं आजकल। अशफाक ने कहा जी मुझे तो पता नहीं कि उनके पास कोई कंगन है या नहीं है और कहाँ है, ये भी नहीं जानता। अरे हाँ मैं जानती हूँ तेरी माँ को, आपा बोली। अब वो उसने कहीं छुपा के रखे होंगे, बड़ी गहरी औरत है वो, अपने बेटों को भी पता नहीं चलने दिया। तो अशफाक साहब घर आए तो उन्होंने सोचा, माँ को भी देखा, बाप को भी देखा कि ये कितने गहरे हैं, कितने चालाक हैं, लेकिन उनको कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। चुनांचे उन्होंने 2-3 दिन वहाँ नहीं गए, अनारकली में फिरते रहे। वहाँ उनको एक दुकान पे एक मशीन नज़र आई जो कि दूध में से क्रीम को अलहदा करती थी। वो 300 से ऊपर उसकी कीमत थी। सोचा कि ये ख़रीद लूँ, लेकिन पैसे नहीं थे तो न आ गए वापस। 2 दिन के बाद फिर कहीं गए वो मासी के यहाँ, नानी के यहाँ। तो उनको वहाँ जाके तो बातों बातों में उन्होंने कहा मैंने एक मशीन देखी थी, वो जो होता है ना दूध में से क्रीम को अलहदा करती है। तो नानी ने कहा ख़रीद लेनी थी। उसने कहा नहीं पैसे नहीं थे। अरे तेरी माँ के पास बड़े पैसे हैं, उससे कहना था वो ले देती तुझको। अशफाक साहब को फिर बुरा सा लगा। तो आपा फरखंदा जो थी रक्षंदा, तो उन्होंने जल्दी से वो एक रसाला निकाला। तो उन्होंने कहा कि देखो ये, उसमें कुछ तस्वीर थी पहले यूरोपियन लेडीज़ की जो साहिल समंदर पे लेटी सन बात ले रही थी। उसके बाद उन्होंने एक और हिस्सा निकाला उसका, तो उसमें मशीनें थी। तो उन्होंने कहा ये, उन्होंने कहा हाँ यही, यानी कि इसको सेपरेटर कहते हैं। उसने कहा अच्छा तो कितने की है। उसने कहा कि 300 से कुछ ऊपर थी। तो उसने कहा हाँ तुम कहाँ ले सकते हो भला। अशफाक साहब बहुत बददिल से हुए
कि बजाय इसके कि ये लोग मेरी कुछ मदद करते, इन्होंने तो बिल्कुल हमारा मजाक बनाना शुरू कर दिया। तो अदीब जो था अंदर बैठा हुआ, उसने सोचा कि ज़रा इनसे कुछ थोड़ा सा बदला लेना चाहिए। चंद दिन के बाद इशफाक साहब आए तो उन्होंने कहा कि वो मशीन मैंने ख़रीद ली थी। कहने अरे कैसे ख़रीद ली? उन्होंने कहा अल्लाह ने सबब पैदा कर दिया। उन्होंने कहा सबब कैसे पैदा हो गया? कहने लगे वो असल में ना ट्रेन रोड के ऊपर लाला हरनाम प्रसाद एडवोकेट की कोठी थी, तो इफ्तिखार भाई वहाँ गए तो उनका पूर्विया मुलाजिम बैठा हुआ था वहाँ पे। तो उन्होंने कहा भाई तू क्या करता है यहाँ पे बैठ के, सब लोग चले गए तो अभी तक बैठा हुआ, किसी को पता चल गया तो कत्ल कर देगा। वो हाथ जोड़ के बैठ गया, कहता हजूर बस मुझे छोड़ गए थे तो मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। वो चला गया। तो उसकी 2 भैंसें हैं वहाँ पे, और वो उनका दूध जो है हम 2 बाल्टियाँ भर के ले आते हैं। तो वो मशीन जो है अब वो भी आ गई है, तो उसको उसमें से मक्खन निकालना तो बड़ा, क्रीम निकालना तो बहुत आसान हो गया अब। तो उसने कहा नानी ने कि अरे देखो भैंसों को खाना भी तो खिलाना पड़ेगा। अब ये एक बिल्कुल अचानक सवाल था। इशफाक साहब कुछ घबराए लेकिन फिर फौरी तौर पर संभल गए। उन्होंने कहा नानी उसका तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो ये देखो कि 2-3 उनके गैराज थे वहाँ पे, एक में खल पड़ी है, एक में बनौले पड़े हैं, एक में मुतूड़ी पड़ी हुई है, तो वो 6 महीने तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। माँ बेटी के चेहरे पे एक परेशानी सी आ गई। एक दिन जब अशफाक साहब घर पहुँचे तो वालिदा बहुत परेशान बैठी हुई। उन्होंने कहा अशफाक कल तो मेरे साथ साहिवाल जाएगा। अशफाक ने कहा जी वो क्यों? मोंटगोमरी था उस वक्त वो। कहने लगी ये एक बेड़ा गर्क हो लोगों का, इन्होंने हमारे बारे में ये कहना शुरू कर दिया कि इनके पास तो बहुत से पैसे आ गए हैं, ये बहुत अमीर बन गए हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं जगह जगह, इन्होंने बहुत लूट मार की है। तो वहाँ सारी बरादरी जो है साहिवाल में वो हम पे बातें बना रही है। इशफाक साहब समझ गए कि ये बद्दुआएं तो असल में मुझको ही मिल रही हैं। तो उन्होंने कहा अम्मा ठीक है लोग कहते हैं। कहने लगी नहीं क्या कहते हैं, मैं अपनी पोजीशन साफ करके आऊँगी। अगले दिन वो साहिवाल पहुंच गए और वहाँ बसों के अड्डे पे उनके अजीज़ उनको लेने के लिए आए हुए थे। उनमें एक नौजवान लड़का भी था, उसका तारुफ कराया गया कि ये मुनीर है। तो ये इसको शेर वेर कहने का शौक़ है, इसका कुछ कलाम जो है वो रिसालों में भी छपा है और अब ये अपना रिसाला निकालना चाहता है। हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, इसको कहा भी है कि छोड़ इस काम में न पड़। तो ये मुनीर नियाजी से अशफाक साहब की पहली मुलाकात थी। उसके बाद जब अशफाक साहब वापस आए और उन्होंने बताया आके नानी को कि जी, और नानी ने बल्कि पूछा उनसे कि क्या हुआ 2 दिन तुम आए नहीं। तो अशफाक साहब ने कहा वो असल में मैं जेहलम गया हुआ था। यानी कि जेहलम क्या लेने गए थे? तो उन्होंने कहा वो बस नानी मैं गया हुआ था। यानी कि बता दे बेटा, हमसे क्यों छुपाता है? तो अशफाक साहब ने कहा वो देखिए बात न कीजिएगा किसी से। कहने लगे देखो तुम्हारी बात जो है हम किसी से क्यों करेंगे? तो उन्होंने कहा असल में बात ये थी कि वो मेरे भाई जो है ना, जो फ़ौज में हैं, इश्तियाक और इसहाक साहब भी हैं वहाँ पे, तो वो जो जगह फतह करते हैं ना, तो वहाँ पे जो हिंदुओं के जेवरात होते हैं उनके घर लूटते हैं। तो वो फिर ट्रंक में बंद कर देते हैं और मैं जाके ले आता हूँ। तो कहने लगे अच्छा तो क्या निकला वहाँ से? उन्होंने कहा वो 2 ट्रंक थे, तो वो एक में तो चांदी के थे कुछ, वो तो मैं वहीं छोड़ आया कि हमने कहा चांदी नहीं चाहिए हमें। और फिर जो सोने के थे वो हम ले, लेकिन कुछ नहीं, वो बड़े डग से बने हुए थे। ये डोगरों को तो पता ही नहीं है कि जेवर क्या होता है और उसको कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने कहा फिर भी? उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, वो घर में लाया तो अम्मा को भी पसंद नहीं आया, बहनों को भी पसंद नहीं आया। तो वो सुनार को बुलाया तो उसको ये कहा कि भाई इसको तो इसका डल्ला बना दे। तो उसने कहा जी कि देख लें, मैंने तोल के भी देख लिया है कि 3 किलो के करीब होगा। माँ बेटी की तो बिल्कुल चेहरे के रंग उड़ गए। अरे 3 किलो सोना? उन्होंने कहा हाँ यही कहा था मेरे ख्याल में, कहता था शायद कुछ ज़्यादा भी हो जाए। तो अशफाक साहब का जो रिफ्यूजी कैंप था
वो जाते थे। उनका जो वहाँ पे बूथ बना हुआ था वो ज़रा काफ़ी बड़ा था, और उसमें इनके अलावा भी एक दो आदमी बैठते थे। मुफ्ती साहब, मुमताज़ मुफ्ती साहब और ख्वाजा शफ़ी साहब दोपहर का खाना वहीं आके खाया करते थे। तो एक रोज़ वो उन दोनों को बिठा के अशफाक साहब लंगर से रोटियां, गर्म रोटियां लेने के लिए चले गए। तो अखबार के कागज़ में सुर्ख सुर्ख गर्म रोटियां लपेट के जब वो अपने बूथ की तरफ आ रहे थे, तो अचानक उनके सामने कायदे आज़म खड़े थे, बल्कि उनका रास्ता रोके खड़े थे। अशफाक अहमद साहब पे तो एक अजीब कैफियत तारी हो गई, और यूँ हुआ कि जैसे वो पत्थर का हो गया है। उनका महबूब उनके सामने खड़ा था, जिसके लिए वो गली गली जाके पाकिस्तान जिंदाबाद और कायदे आज़म जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे, जिसके लिए वो घर वालों से चोरी उनका जलसा सुनने के लिए जालंधर चले गए थे, आज उनके सामने खड़ा था। कायदे आज़म ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया और कहा, रोटी है? अशफाक साहब ने कहा, जी रोटी है। कहने लगे, इधर पकी है? कहा, जी हाँ, बिल्कुल यहीं लंगर में पकी है। हाँ, तो सबके लिए है? उन्होंने कहा, जी सबके लिए है। अच्छा, तो अच्छी है, ठीक है? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक है, खा के दिखाओ, कायदे आज़म ने कहा। अशफाक साहब ने फ़ौरन एक लुकमा तोड़ा और उसे मुंह में डाला। कायदे आज़म ने अपना दायां हाथ आगे किया और एक लुकमा उसमें से तोड़ के मुंह में डाला और चबाते हुए उसको आगे निकल गए। उनके साथ उस वक्त कैंप कमांडर, आईजी पुलिस नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदोट और दूसरे लोग भी थे। अब वो निकले हैं तो अशफाक साहब शोर मचाते हुए अपने बूथ में घुसे और उन्होंने कहा, कायदे आज़म यहाँ हमारे कैंप में मौजूद हैं और वो महाजरीन को देखने के लिए आए हैं। सब लोग जो थे वहाँ बैठे हुए वो भी बाहर निकले। उनमें एक नौजवान भी था जिसने मोहम्मद शफ़ी से अपना नाम बदल के सलीम चौधरी कर लिया था, और जो दरियाए सतलुज के करीब अपने 10 अजीज़ों की ज़िंदगियाँ दे के आया था। वो कायदे आज़म जिंदाबाद, मोहसन पाकिस्तान जिंदाबाद, मोहसन इंसानियत जिंदाबाद। सिक्योरिटी वालों ने उनको रोक लिया, उसको आगे नहीं जाने दिया, लेकिन वो नारे लगाता रहा। अशफाक साहब ने मुफ्ती साहब को बताया कि ये वो रोटी है जिससे कायदे आज़म ने एक लुकमा तोड़ा था। मुफ्ती साहब ने अखबार समेत वो रोटी उनके हाथ से उचक ली। बहुत सालों के बाद जब ये दोनों, अशफाक साहब और मुमताज़ मुफ्ती साहब, रेडियो आज़ाद कश्मीर में काम किया करते थे, तो एक रोज़ मुफ्ती साहब ने जुज़दान में लिपटी हुई वो रोटी, जिसमें से कायदे आज़म ने एक लुकमा लिया था, अशफाक साहब को दिखाई। इस सिलसिले की आइंदा गुफ्तगू जारी रहेगी और मैं आपकी खिदमत में और बहुत सी बातें पेश करता रहूँगा। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।